हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियो मैंने पेंशन अपडेशन से संबंधित डाले और हमारे रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इस बात को मान चुके हैं कि जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी पेंशन अपडेशन के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कल इनकी हड़ताल जो रांची में हुई थी उससे यही पता चला था। और मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमारा जो मिथ था, नैरेटिव था कि हमारी पेंशन फंड बेस्ड है या कोई प्रोविज़न नहीं है या कि इन लिeu ऑफ है, सारी चीज़ों को क्लियर किया जा चुका है। उसके बाद ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला आता है वो भी कल सर्कुलेट हुआ और स्वाभाविक सी बात है, ये चंडीगढ़ वाला फैसला है एक हर्डल पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे डिसीजन्स कोर्ट से जब आ जाते हैं तो आगे दूसरे वाला जो पक्ष है उन चीज़ों को रखता है। इन सब चीज़ों से मुकाबला करने के लिए जरूरी है एक बहुत ही एक्सपर्ट एडवोकेट इस केस को लड़े। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था इसी पर बनाया था। अब मेरा एक्सपर्ट जो एडवोकेट है उससे क्या मतलब है, क्योंकि आपका जो 35(1) जो अपडेटिंग से संबंधित है 1995 से पहले वालों के लिए, उसको आगे कैसे लिया जाए ये केवल और केवल एक एक्सपर्ट वकील ही कर सकता है, जैसे केरला हाई कोर्ट के वकील ने यह लिया। और सुप्रीम कोर्ट में मुझे डाउट है कि इनकी जो पिटीशन है शायद इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर मांग रखा है, जो आपको मिलेगा नहीं। आप आरबीआई के बराबर मांगते हो तो आरबीआई का जो अपडेशन है वो लिमिटेड है। अपडेशन इस प्रकार होगा जैसे ही आप बेस सेटलमेंट होता है, जितनी वृद्धि परसेंटेज होती है वृद्धि, वो और जो डीए के पॉइंट मर्ज होते हैं वो आपको पास होने चाहिए। इसको कहते हैं अपडेशन। अब आरबीआई के बराबर मांग रहे हो तो आप ये कह रहे हो भाई हमें लिमिटेड अपडेशन दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए क्या नाम है वर्किंग एम्प्लॉयज की बराबर। आप ये कह रहे हो सीधे सीधे। खैर, मैं आप दूसरी बात कह रहा था, जो एक्सपर्ट वकील होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। मैं इसको थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर के समझाता हूँ आपको। आपके 35(1) में रेगुलेशन में सिर्फ ये दे रखा है पेंशन एंड एडिशन पेंशन विल बी अपडेटेड एज पर अनेक्सर 1 जो दे रखी है, जो पूर्व 1995 पर लागू होती है, आगे एनहांसमेंट जाती है लेकिन इन्हें दी नहीं है। उसी प्रकार हम आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की जो आर्टिकल है 21, उसमें दे रखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 1 2 3 4 5 6 वर्ड दे रखे हैं, बस सिर्फ 6 वर्ड, जैसे आपका 35(1) में दे रखा है। इनका एक्सपेंसिव मीनिंग कैसे होता है मैं इस केस से बताऊंगा, और ऐसा ही वकील चाहिए जो आपके 35(1) का एक्सपेंसिव मीनिंग ले जाकर के एक्सपेंसिव लीगल इंटरप्रिटेशन ले जाकर के आगे ले जाए। अदरवाइज बाधाएं तो खड़ी हैं। सबसे पहली बाधा तो आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला ही है। दूसरा, आपका आईबीए का जो एफिडेविट है वो खड़ा हुआ है, और यदि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को और आईबीए के उसको एफिडेविट को कमांड करके स्टडी किया जाए तो कोई भी अच्छा वकील इसकी धज्जियां उड़ा सकता है। अब ये क्या करेंगे वो तो पता चलेगा बाद में। और ये 5-6 वर्डों का आगे दे रखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय। ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी आदमी किसी के जीवन नहीं ले सकता है, केवल और केवल जो आपके एस्टेब्लिश्ड रूल्स है उसके अनुसार। जैसे कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, किसी को आप हत्या नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका एक्ट है, एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा तब आप कर सकते हो। आप मर्डर के लिए उसके लिए जो कैपिटल पनिशमेंट देते हो यह है। अब जब इसका लिया गया एक्सपेंसिव मीनिंग, वाइड लीगल इंटरप्रिटेशन, और ये केस कौन सा है, अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 2018 का ही केस है ये। ऐसा वकील चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन होगा। और जब बहस हुई होगी इस चीज पे 6 अक्षरों पे, तो पता क्या निकला, आर्टिकल 21 कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। कोर्ट अपनी ओर से कोई वर्डिक्ट नहीं देता, वकीलों की जो बहस होती है वहां से वो अर्थ निकालते हैं। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 इट्स एक्सपेंसिव मीनिंग encompasses various rights of elderly persons और senior citizens। वृद्ध लोगों के जो अधिकार हैं उनको इस प्रकार से करता है, यानी उसका एक्सपेंडेड मीनिंग ले लिया, सच एज राइट टू डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एडुकेट पेंशन, right to shelter. There is no need to continuously monitor implementation of rights of elderly persons or senior citizens. Thus, a continuing mandamus is required to be issued in present case. So,
Also, as it is well recognized practice for enforcing social justice postulated by preamble directions thus issued for the enforcement of said rights, statutory rights under the maintenance and welfare of parents, senior, पता नहीं कहाँ के एक्ट इकट्ठे कर मारे, ये कोर्ट ने कहा। तो क्या कोर्ट ने अपनी ओर से कह दिया या कोई बहस हुई होगी? बहुत जबरदस्त बहस हुई होगी, आर्गुमेंट हुआ होगा, मतलब जैसे फाइटिंग होती है ऐसे हुआ होगा। और जब निकल करके आई सारी बातें, और जब कोर्ट ने दिया वर्डिक्ट, और ये किस में दिया था? अश्विनी कुमार यूनियन ऑफ इंडिया में। हम चाहते हैं हमारा ऐसा वकील हो जो जैसे इसको एक्सपेंडेड मीनिंग लिया है उसी प्रकार 35/1 का जो पेंशन अपडेशन का क्लॉज है इनके रेगुलेशन में उसका एक्सपेंडेड मीनिंग ले, इसको लिंक करे उसका एग्रीमेंट से कि एग्रीमेंट की अवहेलना तो नहीं हुई है। और ये तो आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने माना है कि जो इनके एग्रीमेंट में जो पेंशन अपडेशन की बात हुई थी वो उसका प्रदर्शन नहीं हुआ है, किसमें? रेगुलेशन में। ये माना को ये हाई कोर्ट ने माना है। तो क्यों नहीं हुआ? क्या आपका रेगुलेशन नल एंड वॉइड है क्या? क्या आपका रेगुलेशन सही है क्या? नहीं है तो ठीक कराओ। अब इसको कौन कहे, इसको कौन रखे? हर एक के बस की बात नहीं है। बहुत तेज तर्राट वकील जो होगा वो इस काम को कर पाएगा, हर एक के बस की बात नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी संगठन रिटायर्ड पेंशनर्स के हैं, CBPR है, AIBRF है, ये आजकल आ रहे हैं, ये AIB पार्क है, सारे मिले हुए हैं, सभी बैंकों के मिले हुए हैं और बहुत सीनियर और बहुत नॉलेज वाले हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप केवल और केवल धरने पर ही ध्यान नहीं दें, हंगर स्ट्राइक पर ही ध्यान न दें। आपके जो कोर्टों में केस चले हुए हैं, सर आप जहां भी हैं उस पर भी ध्यान दें। आप अपने वकीलों को उनको बताएं जा करके कि भैया आप जैसे ही आप कोर्ट में जाओगे तो सबसे पहले आपके पास चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो केस है वो आकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले IBA उसी को लेकर के आएगा, फिर IBA का एफिडेविट आ जाएगा। इनको अच्छी तरह से पढ़ें, इनका तोड़ निकालें और तोड़ निकालने के बाद ही आप समझ पाओगे, अदरवाइज पार नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि IBA भी कोई कम हथियार लेकर के नहीं आएगा, बैंक भी कोई कम हथियार लेकर नहीं आएंगे, DFS भी कोई कम हथियार लेकर के नहीं आएंगे, पूरे के पूरे मशीन गनों को लेकर के आएंगे, पूरे टैंक से चढ़ाई करेंगे। वो उस टैंक की चढ़ाई को रोकने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। नॉर्मल काम नहीं है ये बहुत बड़ा काम है। अभी आपकी सुनवाई होनी है, आपस में आप संपर्क करें। और स्वाभाविक सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कुछ भी हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उनको मोटिवेशन भी मिलेगा उन वकीलों को, और वो रास्ता भी बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। लड़ाई लड़नी है तो पूरी ताकत के साथ लड़ो, पूरे हथियारों के साथ लड़ो, पूरे अम्यूनिशन के साथ लड़ो। केवल कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और आपका भाग्य उदय होगा या अस्त होगा ये टोटल डिपेंडेंट है आपके कोर्ट के केसों पर। और कोर्ट के केसों में लड़ रहे हो तो सारे इकट्ठे होकर लड़ो, सारी चीज़ें बताओ आपस में कि आपको कौन सी लाइन ऑफ आर्गूमेंट लेनी है, उसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट में आगे बढ़ो। लेकिन एक चीज़ से मैं आश्वस्त हूँ, केरला हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया है, वहाँ के वकील ने जो स्टैंड लिया और वहाँ के पिटिशनर राजन साहब ने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि यदि इनकी मंशा अपडेशन की नहीं होती तो बार बार इनका अपडेशन का वो नहीं होता और इनके रेगुलेशन में अपडेशन का जिक्र भी नहीं होता, और 2003 में भी नहीं होता, और इनके रेजोल्यूशन में भी नहीं होता। इसका मतलब, और इनके एग्रीमेंट में तो माननीय कोर्ट जो चंडीगढ़ के उन्होंने माना है कि एग्रीमेंट में इनका अपडेशन था, लेकिन इनके रेगुलेशन में अपडेशन नहीं है। लेकिन रेगुलेशन में अपडेशन है, वहां का वकील नहीं बता पाया कि रेगुलेशन में अपडेशन है। कमजोर वकील था कोई, और या फिर वो साथ में चला गए IBA के कि भैया तुम चुप रहो और जो कुछ हो जाने दीजिए, और ले आए निगोशिएशन। क्या करोगे? निगोशिएशन ऑलरेडी होकर बैठा है एग्रीमेंट 1993 में। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मैं चाहता था कि अच्छा जो वकील होता है ना, वो चीज़ों को नीचे से गहराई से खींच करके ऊपर सरफेस पे लेकर के आता है। अब यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।